हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल। उसमें हमारा सब टॉपिक है टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। राइट। तो अब यहाँ पर हम दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को यूज़ करके, मतलब कि नॉर्थ और साउथ मैग्नेट को यूज़ करके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवाने वाले हैं। राइट। अब वो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, बी जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अब ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होगी, तो यहाँ पर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है। राइट। अब यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगुलर लूप रखूँगा। अब रेक्टेंगुलर लूप में बेसिकली स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है। वो जो स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है वो आई जितना फ्लो हो रहा है, और यहाँ से ए टू बी टू सी टू फिर डी तक पहुँचता है। तो यहाँ पर आई जितना करंट फ्लो हो रहा है। राइट। अब यहाँ पर एक तो मैग्नेटिक फील्ड और लूप में से करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। तो वो फोर्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब जो फोर्स है वो ए बी आर्म के परपेंडिकुलर एग्जर्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यहाँ पर फोर्स एग्जर्ट होगा। दूसरी चीज़ कि ये जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए यहाँ पर ऊपर की तरफ फोर्स एग्जर्ट होने वाला है। तो यहाँ पर वेक्टर F1 इज इक्वल टू फॉर्मूला होगी B इंटू आई इंटू बी। राइट। तो यहाँ पर जो स्मॉल b है दैट इज लेंथ ऑफ दैट आर्म, ए बी आर्म। ओके। अब फोर्स एग्जर्ट ऑन सी डी आर्म, तो उसकी बात करें। ये पहले हमने ए बी की बात कर ली। राइट। अब बात करेंगे सी डी की। तो सी डी आर्म पे मिलने वाला फोर्स। राइट। तो यहाँ पर जो सी डी आर्म है उसकी अगर बात करें तो सी डी आर्म मतलब कि जो करंट है वो वापस आ रहा है। राइट। तो यहाँ पर फोर्स कहाँ पर लगेगा? तो इट इज़ डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। राइट। F1 जो लग रहा था उसकी अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी फोर्स की डायरेक्शन। राइट। तो क्यों नीचे की तरफ होगी? क्योंकि अब करंट की डायरेक्शन टोटली चेंज हो चुकी है। तो वेक्टर F2 इज इक्वल टू B/I/B। अब देखा जाए तो ये F1 के मैग्नीट्यूड जितना ही है। राइट। F2 और F1 दोनों के मैग्नीट्यूड्स सेम है। अब यहाँ पर दोनों फोर्स ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कि ये ऑब्जेक्ट को सर्कुलरली मूव करवाना है। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कपलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं टॉर्क एग्जर्ट करने में। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई टोटल टॉर्क फॉर्मूला वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर F1 इंटू मैग परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए वाला। राइट। ए हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा, तो यहाँ से एक्सिस का डिस्टेंस तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब प्लस सेकेंड फोर्स फॉर्मूला, तो प्लस वेक्टर F2 इंटू A/2, सेम डिस्टेंस। राइट। मिड पॉइंट था इसलिए। ओके। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे। तो वेक्टर F1 आई बी कैपिटल बी इंटू A/2। राइट। प्लस वेक्टर F2, तो यहाँ पर आई बी कैपिटल बी इंटू A/2। राइट। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इंटू ए इंटू स्मॉल बी। राइट। अब हाफ हाफ है तो वो फुल हो जाएगा, तो इंटू बी आ जाएगा। राइट। तो यहाँ पर ये टॉर्क की फॉर्मूला आ चुकी है। दिस इज़ नाउ टॉर्क। राइट। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो लेंथ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। राइट। यहाँ पर क्रॉस भी आएगा, बट साइन 90 होने की वजह से यहाँ पर इसका जो आंसर है वो 1 आ चुका है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये टॉर्क जो है वो हमें स्केलर मिल चुका है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हम लोग लिख सकते हैं कि भाई आई इंटू एरिया इंटू ब्रेथ। राइट। तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए।
ये लेंथ इनटू ब्रेथ है तो वो एरिया हो जाएगा, राइट, IAB। तो ये हमें टॉर्क की फॉर्मूला मिली, ये जो भी रेक्टेंगुलर सर्कुलर लूप है उस पे मिलने वाला टॉर्क, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो दैट्स वाई जो टाउ है, टाउ इज इक्वल टू BAI। यहाँ आप लोग बाई से भी इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू बाई। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा जो लाइन ऑफ फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि यहाँ पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, राइट। तो अगर यहाँ पर कोई एंगल आ जाए तब क्या होगा, तो तब का यहाँ पर हम लोग केस देखेंगे। तो पहले अगर बात करें तो थीटा π/2 था, राइट। अब जो थीटा है वो कुछ एंगल हमें मिल रहा है यहाँ पर, अभी वो π/2 नहीं रहा है, कुछ थीटा एंगल है, राइट। फोर्स की जो वैल्यूज़ है वो तो एज इट इज़ सेम ही है, मतलब कि जैसे कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू करंट इंटू बी, मतलब कि लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर थोड़ा सा जो रेक्टेंगुलर जो लूप है वो थोड़ा सा मुड़ चुका है, तो यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है। तो ये जो थीटा एंगल है वो बेसिकली कौन से क्वांटिटीज़ के बीच का एंगल है, तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट, इन दोनों के बीच का ये एंगल है। अब ये कॉन्सेप्ट में हम लोग पूरा टॉर्क फाइंड करेंगे, तो पूरा टाउ इज इक्वल टू F1A/2 इंटू साइन थीटा, राइट, क्योंकि थीटा एंगल है, प्लस F2A/2 इंटू साइन थीटा, राइट। तो ये पूरा हमें टॉर्क मिल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टाउ इज इक्वल टू आई करंट इंटू AB इंटू बी साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पर पूरी टॉर्क की फॉर्मूला। अब ये जो AB है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो टाउ इज इक्वल टू आई, फिर आएगा एरिया इंटू बी साइन थीटा, राइट। तो ये पूरे टॉर्क की फॉर्मूला। अब मान लीजिए कि थीटा टेंस टू ज़ीरो, अगर थीटा ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, राइट, तो ऑब्वियसली साइन अप्रोच इज ज़ीरो, तो वहाँ पर टॉर्क भी ज़ीरो को अप्रोच करना चाहेगा। अगर थीटा ज़ीरो ही है तो टॉर्क भी ज़ीरो मिलेगा, बट यहाँ पर अगर अप्रोच ज़ीरो हो रहा है तो टॉर्क भी ज़ीरो को ही अप्रोच करेगा, राइट। अब मान लीजिए कि मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि करंट जब भी फ्लो होगा तब मैग्नेटिक मोमेंट भी हमें मिलेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला होगी करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप, राइट, आई इंटू ए। तो इस सिचुएशन में हम लोग टॉर्क की फॉर्मूला को राइट कर सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अस टॉर्क। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थे, तो वैसे ही यहाँ पर एम क्रॉस वेक्टर बी है, राइट। अब यहाँ पर जो एम और बी है उसको सिंप्लीफाई करें तो एम बी साइन थीटा आ जाएगा, और थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एम एंड बी, राइट। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर लूप लिया था उसमें तो सिर्फ एक ही टर्न लिया था, बट अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ टर्न्स वाला एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर लूप है तो वहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा NIA, राइट। ये मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला हो जाएगी, राइट। अब इसको हम लोग मेन फार्मूला में रखें, टॉर्क की फार्मूला में, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा NIA इंटू बी साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पर ये आ जाएगा टॉर्क की फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 100 टर्न क्लोजली वाउंड circular loop coil of radius 10 centimeter carries a current of 3.2 ampere. What is the field at the center of the coil? ओके, तो सेंटर पे, कॉइल के सेंटर पे हमें फील्ड फाइंड करना है। पहले तो
जो कॉइल दिया गया है वो है 100 टर्न्स वाला, उसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर और करंट दिया है, तो सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, तो वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो, राइट, यहाँ पर आएगा NI अपॉन 2R। तो अब वैल्यूज़ डायरेक्ट रखते हैं, तो इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो मतलब 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। फिर आएगा नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ पर आएगा 10⁻², राइट, इनटू करंट, करंट विच फ्लोज 3.2 अपॉन 2 इंटू आर रेडियस, तो रेडियस यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मतलब के उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय 100 तो 0.1, राइट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला, तो ये मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट, ऑन द सेंटर, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस coil? The coil is placed in a vertical plane and is free to rotate about a horizontal axis which coincides with its diameter. A uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field, right? The coil rotates through an angle of 90 degree under the influence of the magnetic field. तो यहाँ पर बी क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, और मैग्नेटिक मोमेंट वर्टिकल प्लेन में फ्री है रोटेट होने के लिए, राइट। और यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है, राइट। तो अगर हम लोग 90 डिग्री का यहाँ पर उसको रोटेशन करवा रहे हैं, राइट, तो वो पहले बाद में फाइंड करते हैं, पहले हम लोग फाइंड करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, सिंपल। तो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने की फॉर्मूला है, बी है तो यहाँ पर बी लिखेंगे, राइट। तो एम इज इक्वल टू निया, फॉर्मूला ये है मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए। अब सारी वैल्यूज़ रखेंगे, तो पहले तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई एज इट इज़। अब यहाँ पर सर्कुलर कॉइल है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर्मूला होगा πr², राइट। तो अब वैल्यूज़ रखेंगे तो इज इक्वल टू पहले नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100 इंटू करंट 3.2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू होगी यहाँ पर 10⁻², राइट, क्योंकि वो 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर 10⁻² आएगा। तो इसकी यहाँ पर कैलकुलेशन होगी इज इक्वल टू 10 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक मोमेंट की वो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर सकते हैं, राइट। फिर बात आती है कि यहाँ पर जो टॉर्क होगा, टॉर्क कितना होगा जब रोटेशन होगा 0 to 90, तब का हमें यहाँ पर टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क को फाइंड करने के लिए उसकी फॉर्मूला है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, राइट। अब यहाँ पर उसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो भाई टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पर जो है वो स्टार्ट होगा 0, सो थीटा इज इक्वल टू 0, तब टाउ हमें मिलेगा इज इक्वल टू 0 क्योंकि साइन 0 0। अब उसके बाद जब थीटा π/2 होगा, राइट, थीटा इज इक्वल टू π/2, तब टाउ इज इक्वल टू कितना मिलेगा, तो वहाँ पर टोटल एम बी मिलेगा, फुल मैक्सिमम वैल्यू, राइट। अब यहाँ पर हम लोग टाउ फाइंड करेंगे, तो टाउ इज इक्वल टू एम, एम मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट वो होगा 10 इंटू 2, तो टॉर्क मिलेगा 20 न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हमारे टॉर्क की वैल्यू होगी जब वो 90 डिग्री पे होगा, राइट।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में what is the angular speed acquired by the coil when it is rotated by 90 degree? The moment of inertia of the coil is 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, राइट। हमारे पास एक फॉर्मूला है आई डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, राइट। तो डी ओमेगा बाई डी टी आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब यहाँ पर जो डी ओमेगा बाई डी टी है, तो डी ओमेगा बाई डी टी को मैं यहाँ पर इंटू डी थीटा से मल्टीप्लाई करवाऊँगा और डी थीटा से डिवाइड करवाऊँगा, राइट। तो इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा एंड डी थीटा अपॉन डी टी, इट गिव्स अस अगेन ओमेगा। तो यहाँ पर ओमेगा आ गया है। अब इसकी वैल्यू अंदर रखेंगे ये फॉर्मूला में, तो आई इंटू ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा, राइट। ये कंप्लीट फार्मूला आ जाएगी। अब हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, यहाँ पर आएगा 0 टू ओमेगा एफ फाइनल स्पीड, एंगुलर स्पीड, और यहाँ पर आएगा 0, राइट, थीटा है क्योंकि डी थीटा के विथ रिस्पेक्ट टू ये इंटीग्रेशन हो रहा है, तो थीटा टू पाई बाई 2 आएगा, राइट। तो थीटा टू पाई बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आई इंटू आई कॉन्स्टेंट है, ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा ओमेगा स्क्वेयर बाई 2। फिर हम लोग यहाँ पर इन जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर ओमेगा एफ भी आ जाएगा, राइट। इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा, उसका इंटीग्रेशन तो वो हो जाएगा माइनस एम बी कॉन्स्टेंट है, तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, अपर लिमिट पाई बाई 2 एंड लोअर लिमिट क्या है 0, राइट। अब लिमिट्स रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लिमिट्स रखेंगे तो यहाँ पर कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, राइट। तो कॉस पाई बाई 2 उसकी वैल्यू 0 होगी और कॉस 0 उसकी वैल्यू 1 होगी, और वो माइनस में होगी तो माइनस माइनस यहाँ पर ये प्लस कर देगी, तो यहाँ पर एम बी मिलेगा लास्ट में, राइट। अब यहाँ पर जो भी हमें फॉर्मूला मिली वो लिख लेते हैं पहले। तो आई इंटू ओमेगा एफ स्क्वेयर, राइट, अपॉन 2 इज इक्वल टू एम बी। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है उसमें से ओमेगा एफ को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ओमेगा एफ स्क्वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 इंटू एम बी अपॉन आई, राइट। तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स, तो अंडर रूट 2 इंटू एम बी अपॉन आई, राइट। तो ये फॉर्मूला हमें मिलेगी। अब अंदर वैल्यूज़ रखेंगे तो इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू एम, एम मैग्नेटिक मोमेंट है, तो यहाँ पर एम इंटू बी, एक्चुअली एम इंटू बी हमने फाइंड किया था, राइट, वो है 20 अपॉन आई, आई मैग्नेटिक यहाँ पर इनर्शिया है, राइट, इनर्शिया दिया गया है वो है 0.1, तो यहाँ पर 0.1 आएगा, ओके। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो हमें मिलेगी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के साथ, वो होगी 20 सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज़ 20 सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा लास्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने जितने भी टर्म्स फाइंड करने को बोला था ये सारे टर्म्स हमने फाइंड कर लिए, राइट। पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड बोला था, तो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला। फिर हमें पूछा गया कि मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट है 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर टॉर्क फाइंड किया, टॉर्क 20 न्यूटन मीटर, राइट। देन टॉर्क जो था वो एम इंटू बी था, राइट, तो वो मिला 20 न्यूटन इंटू मीटर, और लास्ट में फिर हमें 20 मीटर सेकेंड इनवर्स फाइंड करने को बोला था, वो भी हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में a current carrying circular loop lies on a smooth horizontal plane. Can a uniform magnetic field be set up in such a manner that the loop turns around itself
is for example turns about the vertical axis, right? तो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जो कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अब यहाँ पर क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऐसे सेट कर सकते हैं कि जो लूप है वो खुद ही रोटेट होने लगे, राइट? तो यहाँ पर जो फर्स्ट का आंसर होगा वो होगा नो, क्योंकि यहाँ पर हमें टॉर्क चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर सर्कुलर मूव करवाने के लिए, राइट? तो यहाँ पर अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो टाउ इज इक्वल टू वेक्टर टाउ इज इक्वल टू आई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, राइट? ये फॉर्मूला के हिसाब से मिलेगा। अब यहाँ पर जो वेक्टर ए है हॉरिजॉन्टल लूप का, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, और टाउ जो है, राइट, वो भी प्लेन के अंदर। तो वहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ए और बी। अगर ए और बी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो टाउ तो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये सर्कुलर मूव नहीं करेंगे। फिर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज लोकेटेड इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इफ द लूप इज फ्री टू टर्न, व्हाट इज इट्स orientation of stable equilibrium? Show that in this orientation the flux of the total field external plus field produced by the loop is maximum। तो सर्कुलर लूप एक तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, राइट? अब ये जो लूप है वो टर्न होने के लिए एकदम फ्री है, तो यहाँ पर उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम का ओरिएंटेशन कौन सा होगा, और दूसरा कि ये भी ओरिएंटेशन दिखाना है कि जो फील्ड का जो फ्लक्स है, टोटल फील्ड का फ्लक्स एक्सटर्नल प्लस फील्ड प्रोड्यूस बाय द लूप वो मैक्सिमम होगा, राइट? तो यहाँ पर जो स्टेबल इक्विलिब्रियम का ओरिएंटेशन है वो कहाँ पर होगा, तो वो जो एरिया वेक्टर है, राइट, उसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। अब ये जो ओरिएंटेशन है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, राइट, वो डायरेक्शन और जो एक्सटर्नल फील्ड है वो डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होंगे। अब दोनों ही जो लूप है उस लूप के परपेंडिकुलर होंगे, इसीलिए यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर है और एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स उस वजह से मिलने वाला है, राइट? तो ये सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ लूप ऑफ इरेगुलर शेप कैरिंग करंट इज लोकेटेड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इफ द वायर इज फ्लेक्सिबल व्हाई डज इट चेंज टू अ सर्कुलर शेप, राइट? तो पहले तो इरेगुलर शेप का एक लूप है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसको मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। अगर वायर जो है वो फ्लेक्सिबल है तो वहाँ पर क्यों वो सर्कुलर शेप में चेंज हो जाता है, राइट? ये हमें यहाँ पर जानना है। तो यहाँ पर जब कभी भी हम लोग ऐसे लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, राइट, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर एरिया में कन्वर्ट करना चाहेगा, राइट, क्योंकि वहाँ पर फोर्स लग रहा है। तो ग्रेटर एरिया किस शेप का होगा, तो ग्रेटर एरिया सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर शेप का होता है। तो सर्कुलर शेप का एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो ऑलवेज सर्कुलर शेप ही अटेंड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कल है, राइट? उस सर्कल से लगभग x डिस्टेंस पे, सर्कल के सेंटर से लगभग x डिस्टेंस पे मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, उसकी फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो वो फॉर्मूला होगी B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई इंटू आर स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर रेज टू 3/2, राइट? तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एट x डिस्टेंस, राइट? अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो x है, x इज़
मच ग्रेटर देन आर, मतलब कि जो डिस्टेंस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो बहुत ही दूर है और रेडियस बहुत ही कम है सर्कल का। तो डिस्टेंस रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग आर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। आर को नेगलेक्ट करेंगे तो बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होगी म्यू ज़ीरो इंटू आई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे तो टू इंटू यहाँ पर ये टू कैंसिल हो जाएगा तो बाकी रहेगा सिर्फ क्यूब, तो एक्स क्यूब, राइट, आर नेगलेक्टेड। अब यहाँ पर जो एरिया है, एरिया की अगर बात करें तो उसके लिए मैं इस फॉर्मूला को पाई पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड करता हूँ। तो अब मैं मेरे पास ये फॉर्मूला क्या बचेगी, म्यू ज़ीरो इंटू आई इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो वो हो जाएगा एरिया अपॉन टू इंटू पाई इंटू एक्स रेज टू थ्री एक्स क्यूब, राइट। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एम इज इक्वल टू करंट इंटू एरिया, राइट। तो हमारी फॉर्मूला उस हिसाब से चेंज हो जाएगी, बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एम अपॉन टू पाई इंटू एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है उसमें मैं टू से मल्टीप्लाई करवाता हूँ और टू से डिवाइड करवाता हूँ, राइट। तो फॉर्मूला क्या मिलेगी, बी इज इक्वल टू टू म्यू ज़ीरो इंटू एम अपॉन फोर पाई इंटू एक्स क्यूब, राइट। ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला है वो उसके अंदर जो भी टर्म्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स से मैच हो रहे हैं, जैसे कि म्यू ज़ीरो तो वन अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, जैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट वो डायपोल मोमेंट से मैच हो रहा है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैच हो रहा है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ सेम सिचुएशन में, तो वो हो जाएगी टू पी, राइट, अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू एक्स यू। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम वे में ये फॉर्मूला होती है, राइट। अब ये जो हमने फाइंड किया वो तो एक्सिस पे, राइट, पर्टिकुलर जो सर्कल है उसके एक्सिस पे मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लीजिए कि हमें इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की फॉर्मूला तो वो हो जाएगी बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो, राइट, इंटू एम अपॉन फोर पाई एक्स क्यूब, राइट। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट जो फॉर्मूला थी वो आई इंटू ए थी, राइट। तो जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वहाँ पर तो मोनो चार्जेस पॉसिबल है, बट मोनोपोल्स कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मतलब कि मान लीजिए कि हम लोग मैग्नेट की बात करें तो वहाँ पर नॉर्थ और साउथ दोनों साथ में ही होंगे, वहाँ पर नॉर्थ अकेला नहीं होगा, साउथ अकेला नहीं होगा। तो मैग्नेटिक वे में मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, राइट। तो ये था हमारा टॉपिक सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज की वजह से, चार्ज के मोशन की वजह से करंट मिलता है और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो वैसे ही एक सिंगल चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, राइट। तो अब यहाँ पर बेसिकली पहले सिचुएशन समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट हो रहा है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पर है, आर जितने डिस्टेंस पर है, तो उसकी वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है उसकी मोशन की वजह से वो जो प्लेन है उसके अंदर की तरफ जा रहा है, और जो म्यू वन है, म्यू एल, राइट, तो वो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है। तो पहले तो स्टार्ट करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन मोशन की वजह से कितना करंट हमें मिल रहा है। तो वो करंट की अगर बात करें तो आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, राइट। अब यहाँ पर
जो टाइम है वो पीरियोडिक टाइम है किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वन रोटेशन में यहाँ पर कुछ टाइम लेगा, राइट। तो वन रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम ले रहा है वो पीरियोडिक टाइम ये है, तो दैट इज़ कैपिटल टी। अब यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो पीरियोडिक टाइम है, तो वो एक सर्कल रोटेट करने में कितना डिस्टेंस लगाता है, तो वो है 2πr जितना। तो जो सर्कल है उसका जो पेरीमीटर है वो 2πr होगा अपॉन स्पीड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कुछ स्पीड होगी, कुछ स्पीड से वो मूव कर रहा है, राइट। तो 2πr अपॉन वी। अब ये जो फॉर्मूला है उसको हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूला में रखेंगे, इस वाले फॉर्मूला में। तो हमारी जो करंट की फॉर्मूला है वो मिलेगी आई इज इक्वल टू ई वी अपॉन 2πr। तो ये कर इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से यहाँ पर इतना हमें करंट मिल रहा है। अब मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दिस चार्ज, दैट फॉर्मूला इज म्यू एल इज इक्वल टू, फॉर्मूला बेसिकली है आई इंटू एरिया, राइट। अब यहाँ पर अगर एरिया की बात करें तो सर्कल है, सर्कल मतलब कि पाई इंटू आर स्क्वायर, राइट। अब इसको इस फॉर्मूला में अगर मैं आई की फॉर्मूला रखूँ तो आई की फॉर्मूला के हिसाब से हमारी अब फॉर्मूला म्यू एल की आ जाएगी, म्यू एल इज इक्वल टू ई वी अपॉन 2πr, राइट, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई पाई कैंसिल, 1r कैंसिल, तो फॉर्मूला अब मिलेगी म्यू इंटू एल इज इक्वल टू ई वी अपॉन 2 इंटू आर, मतलब कि ई वी आर अपॉन 2 मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है उसमें मैं यहाँ पर एम ई से मल्टीप्लाई करूँगा और एम ई से डिवाइड करूँगा, राइट। तो म्यू इंटू एल इज इक्वल टू ई इंटू यहाँ पर क्या मिलेगा, तो वो होगा एल। एल क्यों आएगा, क्योंकि ये अब एम वी आर हो चुका है। एम वी आर मतलब कि एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो ई एल अपॉन 2 इंटू एम ई, राइट। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट मिला एक चार्ज की वजह से, राइट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो म्यू एल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई इंटू एल अपॉन 2 इंटू एम ई, राइट। तो ये जो हमें फॉर्मूला मिली वो मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला है एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इसमें हम लोग अगर रेशियो लें, मतलब कि म्यू एल अपॉन एल को अगर सब्जेक्ट बनाएं तो फॉर्मूला क्या होगी, माइनस ई अपॉन 2 एम ई। चलो नेगेटिव साइन नेगलेक्ट कर ले, सिर्फ हमें वैल्यूज़ की ज़रूरत है, तो 2 एम ई, राइट। तो म्यू एल अपॉन एल इज इक्वल टू ई अपॉन 2 एम ई। अब अकॉर्डिंग टू दैट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम फार्मूला कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो उसी ऑर्बिट में होंगे जिसके एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला होगी एल इज इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन 2 पाई, राइट। तो अब इसकी वैल्यूज़ ऊपर वाली फार्मूला में रखें तो वो फार्मूला के हिसाब से म्यू इंटू एल अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू ई अपॉन 2 एम ई, राइट। अब यहाँ पर मैं म्यू एल को सब्जेक्ट बनाऊँगा, राइट। तो म्यू एल को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो फॉर्मूला हमें मिलेगी म्यू एल इज इक्वल टू ई इंटू एच अपॉन 4 पाई एम ई, राइट। तो ये हमें वैल्यूज़ मिलेगी। अब यहाँ पर इसमें सारी वैल्यूज़ अंदर रखेंगे तो म्यू एल इज इक्वल टू, पहले इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, राइट। फिर इनटू एच, एच की वैल्यू यहाँ पर वो होगी, राइट। तो वो होगी 6.64 इंटू 10⁻⁻34, राइट, अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.11 इंटू 10⁻31,
तो ये इलेक्ट्रॉन की मास की वैल्यू हुई। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेट करें तो म्यू एल इज इक्वल टू मिलेगा 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा म्यू एल, मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये हमें यहाँ पर कंप्लीट म्यू एल की फॉर्मूला मिल गई, राइट। म्यू एल इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट टॉपिक है द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बेसिकली ये एक डिवाइस है जिससे हम लोग जो भी सर्किट है उसमें करंट प्रेजेंट है कि नहीं वही सिर्फ फाइंड कर रहे हैं। जानिएगा यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट है कि नहीं, यहाँ पर हम लोग करंट की वैल्यू गैल्वेनोमीटर की मदद से फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ करंट की प्रेजेंस हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली इसको हम लोग जानेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर का एक कंस्ट्रक्शन है, राइट। कंस्ट्रक्शन में हमने दो स्ट्रॉन्ग पोल्स लिए, नॉर्थ एंड साउथ। उन दोनों पोल्स के बीच हमने एक सर्कुलर लूप रखा है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स है n जितने, राइट। अब ऑब्वियसली यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ होगा। अब यहाँ पर जो सर्कुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, उसके साथ हमने स्केल को कनेक्ट किया है, राइट। तो स्केल हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पर हमें स्केल से पता चलेगा कि करंट फ्लो होने वाला है कि नहीं। अब जैसे ही कॉइल में से करंट फ्लो होगा वैसे ही उस करंट की वजह से और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था। तो वो टॉर्क की फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं, तो टाउ इज इक्वल टू बीना, याद रखना है अपनों, बीना, BINA, राइट। अब जो यहाँ पर टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क भी लगेगा, क्योंकि ये जो बेसिकली रेक्टेंगुलर कॉइल है उसके साथ हमने स्प्रिंग को कनेक्ट किया। अब यहाँ पर स्प्रिंग देख सकते हैं नीचे हेलिकल शेप में। तो वो स्प्रिंग उसको क्या करेगा कि यहाँ पर एक्सटर्नली जो भी टॉर्क लगेगा उसको अपोज करेगा, मतलब कि रिस्टोरिंग टॉर्क भी लगेगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क की फॉर्मूला होगी टाउ इज इक्वल टू K इंटू 5। अब दोनों ही फॉर्मूला को यहाँ पर मैच करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा K इंटू 5 इज इक्वल टू बीना, राइट। तो K इंटू 5 इज इक्वल टू बीना। अब उसमें से हम लोग जो 5 है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली 5 क्या है, 5 है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब कि यहाँ पर जो स्केल हमने कनेक्ट किया है उसका डिफ्लेक्शन, राइट। तो 5 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 5 इज इक्वल टू बीना अपॉन के। के इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, राइट। उसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट भी यहाँ पर बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग रखा है, तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, राइट। अब यहाँ पर हम लोग अगर रेजिस्टेंस की फॉर्मूला फाइंड करें तो RS मतलब कि यहाँ पर स्मॉल शंट रेजिस्टेंस बोलेंगे RS को, राइट। फिर RG मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, क्योंकि हर डिवाइस का खुद का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, राइट। तो मैं यहाँ पर RS फाइंड करूँगा। तो RS मतलब कि शंट रेजिस्टेंस वो बहुत ही छोटी वैल्यू का होगा। तो RS इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन अपॉन समेशन। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी RS वाला टर्म है और राइट हैंड साइड भी RS वाला टर्म है। ये वैसे तो पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर जो फॉर्मूला है, वैल्यूज़ है RS की, वो बहुत ही छोटी है कि उसका हम लोग RG के साथ पैरेलल कनेक्शन लेंगे तो भी उसकी वैल्यू कम की कम ही रहेगी, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि गैल्वेनोमीटर को हमने RS के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया, राइट, बट शंट को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो इसी वजह से RS की हमें वो फॉर्मूला मिली थी जो कि RS इज इक्वल टू RG इंटू RS अपॉन RG प्लस RS। तो ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है, तो इसी वजह से मल्टीप्लिकेशन अपॉन समेशन। तो वो लगभग RS जितना ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर RG इज़ वेरी मच ग्रेटर देन RS,
तो जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो शंट के रेजिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा होगा। तो तब मैं यहाँ पर फाई अपॉन आई फाइंड करूँगा। अब यहाँ पर फाई अपॉन आई क्या होगा, तो इसको बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी, राइट। तो गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो हम लोग ये रेशियो से फाइंड करेंगे, और ये रेशियो की फॉर्मूला होगी NAB अपॉन के, जैसे कि आगे हमने फॉर्मूला पढ़ी थी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग फाई अपॉन आई करंट सेंसिटिविटी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने अब तक बात की वो गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन था टू एमीटर। तो जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब शंट पैरेलल में कनेक्ट होगा, राइट। बट यहाँ पर जब हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब सेंसिटिविटी अगर फाइंड करें तो पहले हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R इज इक्वल टू आर प्लस आर जी, राइट। तो R इज इक्वल टू आर प्लस आर जी वो बहुत ही बड़ी वैल्यू का मिलने वाला है। तो यहाँ पर फाई अपॉन वी फाइंड करेंगे। तो फाई अपॉन वी क्या होगा, बेन अपॉन के, और यहाँ पर एक टर्म बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा आई अपॉन वी, राइट। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो आई अपॉन वी की फॉर्मूला क्या थी, तो बेन अपॉन के, आई अपॉन वी था 1 अपॉन आर, मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पर ये हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी मिलेगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को हमने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लिया है रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सेंसिटिविटीज़ है, अगर फाई अपॉन आई, राइट, नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं बढ़ा लूँ, जैसे कि मैं नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n से 2n करवा लूँ, राइट। तो n से अगर 2n करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगी, तो करंट सेंसिटिविटी जो होगी वो डायरेक्ट डबल हो जाएगी जैसे ही हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर देंगे, राइट। अगर हम लोग जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो डबल कर लेते हैं, और जो आर है, राइट, आर मतलब कि रेजिस्टेंस वो भी डबल कर देते हैं, तो फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला, वो एज इट इज़ ही फाई अपॉन वी ही रहेगा, राइट। तो फाई अपॉन वी अगर वो इंक्रीज़ करना है, फाई अपॉन वी या फिर फाई अपॉन आई, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमें बढ़ाने हैं, राइट। बट अगर एज इट इज़ ही रखना है तो यहाँ पर जो वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी डबल कर दिए और रेजिस्टेंस भी डबल कर दिए, तो यहाँ पर वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम ही रहने वाली है, राइट। तो ये यहाँ पर हमने कन्वर्जन देखा फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू एमीटर और फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, in the circuit the current is to be measured, what is the value of the current if the ammeter as shown in figure, if galvanometer with a resistance Rg is equal to 60 ohm, right। तो यहाँ पर पहले हम लोग टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कि सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पर करंट फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो Rg प्लस 3 इज इक्वल टू 63, राइट। तो यहाँ पर अब करंट की यहाँ पर फॉर्मूला, तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला के हिसाब से V अपॉन R आ जाएगा। तो V कितना है, 3 वोल्ट अपॉन R 63। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू हमें मिलेगी 0.048 एम्पियर। तो करंट फ्लो होने वाला है फर्स्ट केस में। अब सेकंड क्वेश्चन में, if a galvanometer described in A but converted to an ammeter by a shunt resistance Rs is equal to 0.02 ohm, then find current, ओके। अब शंट को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो शंट है वो पैरेलल में कनेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग एमीटर में कन्वर्ट करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर शंट पैरेलल होने की वजह से R इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन अपॉन समेशन, राइट। अब वैल्यूज़ अंदर रखें तो वैल्यूज़ में
60 इंटू शंट है 0.02 अपॉन 60 प्लस 0.02, राइट। तो इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर हमें मिलेगा 0.02। ये नियरली इक्वल टू है क्योंकि वैल्यूज़ बहुत ही कम है। अब यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, क्योंकि 0.02 ओम के साथ 3 ओम सीरीज़ में है, राइट। तो 0.02 प्लस 3, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन 3.02 ओम, राइट। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है V अपॉन R, राइट। तो वोल्टेज यहाँ पर है 3 एंड रेजिस्टेंस है 3.02, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 0.99 एम्पियर, राइट। ये सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो इफ़ एन आइडियल एमीटर विथ ज़ीरो रेजिस्टेंस, राइट। तो क्वेश्चन है थर्ड में कि इज़ एन आइडियल एमीटर विथ ज़ीरो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ज़ीरो है, तो यहाँ पर टोटल करंट इज इक्वल टू V अपॉन R, राइट। तो V कितना है 3 एंड रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस भी 3 ही होगा क्योंकि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो है ही नहीं, राइट। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सिर्फ 3 ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो 3 अपॉन 3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3/3 1। तो 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग व्हेन आइडियल एमीटर विथ ज़ीरो रेजिस्टेंस, क्योंकि एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा ही नहीं, तो सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही होगा सर्किट में, और उसी की वजह से करंट 1 एम्पियर जितना फ्लो होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर लास्ट में 1 एम्पियर हमारा आंसर होगा।